नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, यदि आपने ये पार्ट पहली बार देखा है तो इसके पहले के 9 पार्ट आपको पढ़ने चाहिए और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जीवन संगिनी नाम से, उसमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, वहाँ जा कर के आप आगे के पार्ट पढ़ लें। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। उस रात भैरव सिंह का कहर हमारे साम्राज्य पर गिरा। महाराज ने उसे महल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इतने सालों तक महल में रहकर उसने अपने बहुत से विश्वास पात्र बना लिए थे, जिनकी सहायता से वह उस रात महल में वापस आ गया। उस दिन राजकुमारी महारानी को बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए महारानी ने मुझे उसे दे दिया और मैं उसे बाहर थोड़ा घुमाने के लिए लेकर चली गई। महाराज जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि भैरव सिंह महारानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार से भैरव सिंह की पीठ पर वार किया। भैरव सिंह और महाराज के बीच में गंभीर युद्ध होने लगा। महारानी ने सैनिकों की मदद मांगी, लेकिन वहां पर मदद करता कौन, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो भैरव सिंह के विश्वास पात्र लोग खड़े थे, जो कभी महाराज के तलवे चाटा करते थे। आज वही सब भैरव सिंह के तलवे चाटने लगे थे। महारानी को बहुत हैरानी हुई। उस नीच इंसान ने हमारे महाराज की हत्या कर दी। महारानी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज अपने ही महल में वह पराई हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गई है। महारानी ने चिल्लाने की कोशिश की। भैरव सिंह ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया और महाराज की हत्या के बाद महारानी टूट चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर उस नीच ने हमारी महारानी का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन एक छत्राणी जब सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। हमारी महारानी ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने अपने हाथों से अपने ही प्राण ले लिए। जब राक्षस ने यह सब देखा तो वहां से भाग गया। उसे महारानी नहीं मिली जिस लालच में वो वहां आया था। जब मैं महारानी के कक्ष में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। तभी महाराज का एक विश्वास पात्र कक्ष में आया। उसने मुझे बताया कि भैरव सिंह अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर राजकुमारी की हत्या के बारे में सोच रहा है। राजकुमारी नहीं रहेगी तो इस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और वह अपने बेटे को यहाँ का राजा बना सकेगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि महाराज और भैरव सिंह के बीच क्या हुआ है। सबको तो ऐसा ही लग रहा था कि वो दोनों मित्र हैं। इसी बीच महारानी ने मेरा हाथ पकड़ा, शायद अंतिम संदेश देने के लिए। उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मुझसे वचन लिया कि भले ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन राजकुमारी की हिफाजत करूंगी, उनकी सुरक्षा करूंगी, उसे यहाँ से दूर लेकर जाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया और उसी विश्वास पात्र के जरिए मैं महल से बाहर निकल कर आई। मैं जानती थी कि भैरव सिंह मुझे ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए उस रात मैं जंगलों में छुप कर रही। भैरव सिंह पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। 2 दिन तक मैं एक भील के घर में रही। इसके बाद मैंने उस साम्राज्य और वह शहर छोड़ दिया। उस शहर से बाहर निकलते ही मुझे खबर मिली कि भैरव सिंह ने महारानी और महाराजा की हत्या का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया था और उसने बोल दिया कि मैंने राजकुमारी को मार दिया। उसने मुझे हत्यारा साबित कर दिया, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस अपनी राजकुमारी की हिफाजत करनी थी, इसलिए मैं उसे लेकर जगह जगह भटकती रही। किसी तरह से भैरव सिंह को हमारे बारे में पता ना चले। राजकुमारी थोड़ी बड़ी हो गई तो उन पर कोई खतरा ना हो, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि भैरव सिंह राजकुमारी की पहचान तो मुझसे ही कर सकता था ना, अगर वह उन्हें मेरे साथ देखता। इसलिए मैं कभी उनके साथ नहीं रही, हमेशा उनसे दूर ही रही। ऐसा ना हो कि कोई मुझे उसके साथ देख ले और उन्हें पहचान जाए। विशाल पूछता है, लेकिन आंटी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अधिराज ने तो राजकुमारी को बचपन में देखा था, फिर इतने सालों बाद आखिर वह पहचान कैसे गया कि सलोनी ही राजकुमारी है? राजकुमारी के हाथों में शाही निशान है, मैं जानती हूँ। उसी को देखकर उसने उनकी पहचान कर ली होगी। अभिमन्यु को याद आता है कि सच में सलोनी के हाथ पर एक निशान था। उसके बारे में उसने सलोनी से पूछा भी था, तो सलोनी ने बताया था कि माँ ने कहा था कि मेले में बनवाया था। इसलिए अभिमन्यु ने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। आखिर मैं ऊपर जाकर महारानी को क्या मुंह दिखाऊंगी? बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पुत्री मेरे हाथों में दी थी कि मैं राजकुमारी को बचाऊंगी। अब वो सिर्फ आपकी राजकुमारी नहीं है, वो मेरी पत्नी है,
और मेरे होते हुए कोई मेरी पत्नी का बुरा नहीं कर सकता। विशाल, जैसे कि हमने प्लान बनाया था उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो। अभिमन्यु, लेकिन अभी तक दादाजी का कुछ भी पता नहीं चला है। दादाजी अभी भी उन्हीं के कब्जे में हैं। समझ नहीं आ रहा साले ने छुपा कर कहाँ रखा है। जब तक दादाजी हमारे हाथ नहीं लग जाते हम कोई भी एक्शन कैसे ले सकते हैं। समझा कर यार, बचपन में मेरे साथ है और अभी भी नहीं समझ पाया कि हमें क्या करना चाहिए। समझ तो गया तो फिर तैयारी करें। सलोनी को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस माँ ने उसे बचपन में पाला है वही उसके माता पिता की हत्यारन है, लेकिन चारों तरफ साम्राज्य में सिर्फ यही बातें हो रही थी। कल सुबह सलोनी को पूरे साम्राज्य के सामने जाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ एक साधारण लड़की की तरह ही जीवन बिताया था। अभिमन्यु से शादी के बाद उसने थोड़ी अच्छी जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी, लेकिन एक राजकुमारी की जिंदगी में काफ़ी फर्क होता है। उनके चलने के तरीके, उनके बैठने के तरीके, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। अधिराज कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे और प्रजा भी जानती है कि राजकुमारी किन हालातों से निकल कर बाहर आई है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अधिराज भैरव सिंह के पास पहुंचता है। पापा, अब आगे क्या करना है? राजकुमारी तो हमारे हाथ लग गई, लेकिन अभी तक वह निरुपमा हमारे हाथ नहीं लगी। कहीं ऐसा ना हो वह सामने आकर सब कुछ सच बता दे, हमारा सब कुछ बना बनाया काम बिगाड़ जाए। तो मेरे लाडले बेटे, जब तुमने इतना अच्छा काम कर ही दिया है तो एक अच्छा काम और करो। राजकुमारी का विश्वास जीतो और उससे पता निकालो कि निरुपमा कहाँ है, और अपने आदमियों से बोलकर उसे ख़त्म करवा दो। यह डर भी हमेशा के लिए ख़त्म। डर पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्शन लिया करो। सुनो, पता करो अभिमन्यु क्या कर रहा है, उसे हल्के में लेने की कोशिश मत करो। इसलिए मैंने अभी तक उसके दादाजी को छोड़ा नहीं है। जब तक उनके दादाजी हमारे पास हैं वह शांत है। जिस दिन उसके दादाजी उसके हाथ लग गए ना, हाथ पैर जरूर मारेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए और राजकुमारी को वापस ले जाने के लिए। अधिराज के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वह तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। अधिराज गुस्से में एक कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, रागिनी। रागिनी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मुझे कुछ दिन बिल्कुल भी परेशान मत करना, फिर तुमने मुझे जल्दी से मैसेज करके क्यों बुलाया? ठाकुर साहब, कुछ गलत कर दिया क्या आपको बुलाकर? 3 महीने हो गए थे आपको बिना देखे। पता चला कि आप वापस आए हैं तो आपको देखने की इच्छा हुई, बस इसलिए आपको बुला लिया। लेकिन अगर आपको हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप आए ही क्यों? आप ना भी आते तो भी हम कुछ बिगाड़ थोड़ी ना लेते आपका। अधिराज की नज़र शालिनी के पेट पर पड़ती है और वह अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने जाते समय कहा था तुमसे कि इस बच्चे को गिरा दो, तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? और तुम कैसे घूम सकती हो? मोहब्बत में जहर पीने की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर जहर पीना होता है, अपमान बर्दाश्त करना होता है। अभी भी कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी को भी इस बच्चे के बाप का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए आपका सम्मान मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। अधिराज रागिनी की आंखों में देखता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? मैंने तुम्हें से कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी चुन लूंगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो? ठाकुर साहब, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, जिसने सबसे पहले मेरे शरीर को हाथ लगाया, जिसने मेरी आत्मा को छुआ, जो मेरे शरीर की जगह जगह बसा हुआ है, जो मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है। उसे छोड़कर मैं किसी और को अपना जीवन साथी कैसे बना सकती हूँ? यह पागलपन है रागनी, इसमें तुम्हें सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, बस शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे महारानी राजकुमारी से शादी करनी है। बचपन से ही मेरे माता पिता का सिर्फ एक ही सपना था, अब तो आपको राजकुमारी मिल गई है, शादी मुबारक हो। पहले से ही बोल दे रही हूँ, पता नहीं जब आपकी शादी हो तो मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। आप हमेशा खुश रहिएगा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। आप यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं आपसे रुपए पैसे मांगूंगी या फिर मैं आपसे यह बोलूंगी कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो या इस बच्चे की परवरिश के लिए पैसे दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे प्रेम किया है और मेरा प्रेम बिल्कुल पवित्र है, इसलिए मैं अपने प्रेम का उपहास नहीं कर सकती। तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो, इसमें तुम्हारा हाथ ही जलेगा। तुम्हारा हाथ
कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों ऐसा करके खुद को और मुझे तकलीफ दे रही हो? ठाकुर साहब, हमने आपको वचन दिया है कि हम कभी आपको कलंकित नहीं करेंगे। प्राण निकल जाएंगे लेकिन इस बच्चे के पिता का नाम हम किसी के सामने नहीं लेंगे। बस हम आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं। पिछले 5 वर्षों से आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे साथ हर रात बिताई है। हमने अपनी आत्मा से आपको अपना पति मानना है। अगर आपने इतने वर्षों में एक पल के लिए भी हमसे मोहब्बत की हो तो आज हमें अपनी पत्नी का अधिकार दे दीजिए। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर यह बात बाहर निकल गई तो फिर हम राजकुमारी से विवाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रजा उनका विवाह हमारे साथ होने नहीं देगी। फिर हमारे पिताजी को वर्षों पुराना सपना टूट जाएगा। अपने कर्तव्य के लिए अपनी आत्मा की हत्या करना कबूल है आपको? चलिए, हम आपको वचन देते हैं, हमारा पति कौन है हम यह भी कभी किसी को नहीं बताएंगे। हमारी मांग भरकर हमें अपनी पत्नी होने का अधिकार दे दीजिए, ताकि हमारा बच्चा इस समाज के लिए कलंक ना हो। यह हमारे पवित्र प्रेम की निशानी है। हम आज अभी इसी वक्त इस समाज और यह शहर छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें ना जानता हो। हम अपने बच्चे के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपनी सुनी मांग लेकर नहीं जाना चाहते। हमारी मांग में अगर आपके नाम का सिंदूर होगा ना, तो हमें इसी बात का सुकून होगा कि हम कम से कम आपके जीवन में कुछ तो मायने रखते हैं। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारे इस पवित्र प्रेम के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। मेरी आत्मा पर जीवन भर एक बोझ रहेगा। रागिनी, क्यों मुझे इस अपराध बोध के तले दाबना चाहती हो? रागिनी के हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी और वह बहुत उम्मीद के साथ अधिराज की तरफ देख रही थी। अधिराज आगे बढ़कर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। रागिनी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अधिराज के पैर छूने के लिए झुकती है। अधिराज उसे अपने गले से लगा लेता है। हम आज रात सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे। पटना में हमारी एक दोस्त रहती है, वहाँ पर नौकरी करती है। हमने उससे बात कर ली है, वह हमें भी कोई ना कोई काम दिला देगी। हम वहीं पर रहेंगे। नहीं, भले ही हम पूरे समाज के सामने तुम्हें अपनी पत्नी होने का अधिकार ना दे पाए, लेकिन हमारी आत्मा से हमारी पहली धर्म पत्नी तुम ही रहोगी। जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचाएंगे। तुम्हारा पूरा खर्चा हम कर लेंगे। इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। बस हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। रागिनी, तुम हमारी मजबूरी जानते हैं, इसीलिए आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हम स्वयं सब कुछ कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। मैं अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ तुम्हें पटना भेजूंगा। तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था मैं करूँगा। बस ठाकुर साहब, क्या हम थोड़ा वक्त अपने पति के साथ बिता सकते हैं? आज तक आपने हमें जब भी हाथ लगाया है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लगाया है। आज हम अपने पति का प्यार पाना चाहते हैं। इतना अधिकार तो आप हमें दे सकते हैं ना। आज पहली बार अधिराज की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि उसे अपने पिता का सपना जो पूरा करना था। वह जो कर रहा था उसके लिए उसकी आत्मा उसे मंजूरी नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया। अगली सुबह सलोनी के लिए सबसे अलग होने वाली थी। आज वह एक राजकुमारी के तौर पर अपनी प्रजा के सामने जाने वाली थी, जिसको लेकर वह बहुत नर्वस थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। जो कुछ इतने वक्त भी उसके साथ हुआ था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आज उसका शाही श्रृंगार किया जा रहा था। वह खुद को एक आईने में देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन बहुत ही फीकी। क्या फ़ायदा इस श्रृंगार का? जब हम पहले श्रृंगार करते थे तो उम्मीद करते थे कि कोई हमारे इस श्रृंगार की तारीफ करेगा। हालांकि उस कोई में उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, अभिमन्यु का। राजकुमारी, चले, प्रजा बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। सुबह 4 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो गई थी। पूरी प्रजा अपनी राजकुमारी का दर्शन करने के लिए उत्साहित है। अधिराज और भैरव सिंह भी साथ में थे। सलोनी जैसे ही सबके बीच जाती है, भीड़ को देखकर उसे बेचैनी होने लगती है। सब लोग एक बार उसे देखना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। एक बूढ़ा आदमी आगे आता है, राजकुमारी के सिर पर धीरे से हाथ रखकर कहता है, राजकुमारी, हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमें तो लगा था कि हमारे महाराज का वंश खत्म हो गया, लेकिन हम सबके मन में एक विश्वास था कि हमारी राजकुमारी जीवित है और वह एक दिन जरूर वापस आएगी, और इसलिए हमने आज तक अधिराज को अपना राजा नहीं बनने दिया। भैरव सिंह एक जलती हुई नज़र उस बूढ़े पर डालता है। यह बूढ़ा पहले इस साम्राज्य का महामंत्री हुआ करता था, जिसने महाराज के साथ बहुत वफादारी दिखाई थी,
लेकिन भैरव सिंह ने इसे मंत्री पद से हटा दिया था और इस वक्त अपने विश्वसनीय लोगों को इन पदों पर आसीन कर दिया था। लेकिन फिर भी यह बूढ़ा पूरी प्रजा के बीच में विश्वसनीय पात्र था, जिसने कभी भी अधिराज को राजा पद पर आसीन नहीं होने दिया। भैरव सिंह मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल आपकी ही कृपा है, आपका ही विश्वास है कि राजकुमारी हमारे बीच है। अब आज राजकुमारी हमारे बीच में है तो मैं एक बात आप लोगों को और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो महाराज के समय से हैं, उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि महाराज ने भरी सभा में मुझे वचन दिया था कि वह राजकुमारी का विवाह मेरे पुत्र अधिराज के साथ करवाएंगे और इसी के बाद राजकुमारी सिंहासन पर आसीन हो सकती है। सलोनी हैरानी से भैरव सिंह की तरफ देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इन सारे सवालों का क्या जवाब दे। प्रजा भी भैरव सिंह की हाँ में हाँ मिलाती है। अब सलोनी को बेचैनी होने लगती है। विवाह किसी और के साथ? लेकिन मैं तो विवाहित हूँ। पति होते हुए भी मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? सलोनी बहुत व्यथित थी। अधिराज उसके पास जाकर कहता है, आपका फैसला ही अंतिम फैसला होगा राजकुमारी, लेकिन आप इतनी व्यथित क्यों नजर आ रही हैं? कहीं आप अपने इस पुराने विवाह को लेकर तो नहीं बैठी हैं? आपका तलाक हो चुका है, अब अभिमन्यु के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, जिसको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए, क्या हमें एकांत मिल सकता है? सलोनी अपना सामान जो कि अभिमन्यु के घर से लेकर आई थी उसे खोलती है और उसमें से अभिमन्यु की तस्वीर निकालती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? हम अभी आपकी जगह हम अपने जीवन में किसी को नहीं दे सकते। जब हमारी आत्मा पर सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है तो हमारे जीवन पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है? शादी कर लें हम किसी और के साथ, कैसे क्यों करें? सलोनी का अक्स उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस आपकी प्रजा चाहती है। जिस लड़की ने अभिमन्यु के साथ शादी की थी वह एक साधारण सलोनी थी, लेकिन आज जो अधिराज से विवाह करने के लिए जा रही है वह एक राजकुमारी है, जिसे अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना है, जो अपने मरे हुए पिता के वचन को पूरा करना है। अरे, माता पिता का वचन पूरा करना संतानों का फर्ज होता है। क्या चाहती हो कि जो तुम्हारे पिता ने वचन दिया था वह झूठा साबित हो जाए? अपने पिता को मरने के बाद भी कलंकित करना चाहती हो? राज परिवार की मर्यादाओं को कलंकित करना चाहती हो? लेकिन मेरे इस दिल का क्या, मेरे जज्बातों का क्या? मैं इस नए विवाह को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं अधिराज को कभी अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें प्यार ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो? क्योंकि मेरी रूह, मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, अभिमन्यु। इसके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मैं अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। तो फिर ठीक है, बोल दो जाकर कि तुम अधिराज से विवाह नहीं कर सकती। इसके बाद जो होगा वह देख लेना। लोग तुम्हारे ही पिता को बोलेंगे कि राज परिवार का खून कैसा है, जो अपने ही मरे हुए पिता के वचन को भी पूरा नहीं कर सकता। जाओ अपने खून पर सवाल उठाना, राज परिवार पर सवाल उठाना, जो जाकर बोल दो कि तुम्हें विवाह नहीं करना। विशाल भागता हुआ आता है। अभिमन्यु ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा था। विशाल को इस तरह देखकर उसे पानी का गिलास पकड़ाता है। थैंक्स भाई, बहुत स्पीड में दौड़ कर आया हूँ। सारा काम हो चुका है जैसा तू बोला था। अब आज रात अपने को राजस्थान निकलना है। एक तेरे कानों को अच्छे ना लगने वाली खबर जरूर मिली है। सुनने में आया है कि सलोनी अधिराज के साथ शादी कर रही है। अभिमन्यु तिरछी नजरों से विशाल की तरफ देखता है। विशाल धीरे से कहता है, यार बस सुना है, कंफर्म नहीं है मुझे। तो तू यहाँ पर खड़े होकर क्या उसकी शादी का इंतजार कर रहा है या फिर गाड़ी निकालेगा? लेकिन एक बात बता, हम महल के अंदर जाएंगे कैसे? सबसे पहले सूरजगढ़ तो पहुंचा दे, बाद में देख लिया जाएगा। सबकी बातें सुनने के बाद और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार सलोनी अपनी आत्मा को मारकर अपने राज परिवार के सम्मान के लिए, अपने मरे हुए पिता के वचन को पूरा करने के लिए, उन्हें कलंक से बचाने के लिए अधिराज के साथ विवाह प्रस्ताव को स्वीकृति दे देती है। ऐसा करते हुए उसे कितना दर्द हो रहा था, ये सिर्फ वही महसूस कर सकती है। आज भैरव सिंह के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जिसका सपना उसने वर्षों पहले देखा था, आज वह पूरा होने वाला था। हालांकि यह सपना बहुत पहले ही पूरा कर सकता था, लेकिन राज परिवार के कुछ विश्वसनीय लोगों ने अधिराज को राजा पद पर बैठने ही नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी राजकुमारी जीवित है। हालांकि बहुत सारे लोग इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वह सब सिर्फ इसलिए खामोश थे क्योंकि आशीर्वचन तो
उनके महाराज ने ही दिए था। वे कैसे कर उस पर उंगली उठा सकते थे, कैसे उनका विरोध कर सकते थे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। हालांकि सलोनी की सुरक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। सलोनी के हाथ में अभिमन्यु की तस्वीर थी, जिसे देखकर रोते रोते उसकी आंखें लग जाती हैं। वह जमीन पर ही सो जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसमें पता चल रहा था कि सपने में वह अभिमन्यु को ही देख रही है। अभिमन्यु उसे पीछे से आकर गले लगा लेता है। सलोनी की आंखों में आंसू थे। अभिमन्यु अपने होठों से उसके आंसुओं को पी लेता है। यह एहसास सलोनी को अंदर तक हिलाकर रख देता है। अभिमन्यु के गले लग जाती है। तुम्हें कितनी तकलीफ देते हो तुम। हम तकलीफ भी तो उसी को देते हैं ना जान, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कितनी देर कर दी आपने आने में। जानते हो कितना घबरा गई थी मैं। ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपके बदले मुझे यह धन, वैभव, राज, साम्राज्य कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन यहाँ भी तो लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारा महल है, क्या तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, लेकिन अभी तुम्हें अपना फ़र्ज पूरा करना है। नहीं अभिमन्यु, आप मेरा हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकते। मैं आपको छोड़कर किसी और के साथ बंधन में कैसे बंध सकती हूँ। मैं मर जाऊँगी आपके बिना। तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने, सिर्फ मेरी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूँगा। सलोनी का हाथ अभिमन्यु के हाथ से छूट जाता है। सलोनी चिल्ला कर उठकर बैठ जाती है। अपने चारों तरफ देखती है तो यह सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार अपने हाथों को देखती है, जिसमें कुछ समय पहले तक उसे अभिमन्यु का एहसास हो रहा था। क्या आपने मुझे सच में भुला दिया। लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। दिल मेरा है, लेकिन धड़कनें आपकी हैं। अब मुझे कैसे भूल सकते हैं। अभिमन्यु, आपने मुझसे वादा किया था कि आप आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएंगे। आपने भी तो मेरा साथ छोड़ दिया। मैं आ रहा हूँ जान, मेरा इंतज़ार करना। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किस हालात में होंगी। यह भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा। और इसके साथ मुझे बहुत सारे लोगों को सबक भी सिखाना है। बेटा, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। सलोनी के साथ में चारों तरफ अपनी निगाहें रखना। सबसे पहले पता करो कि उसका यह पहला पति, क्या नाम था उसका, हाँ अभिमन्यु, वह कहाँ पर है। उसके बाद ही इस महल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस विवाह के खिलाफ है। उन सब को तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम अपनी नज़रें उस अभिमन्यु से बिल्कुल मत हटाना। उसके दादाजी सुरक्षित हैं जहाँ पर हमने रखा था। पापा जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरी निगाहें बराबर अभिमन्यु पर हैं। मेरे पास अभी अभी खबर आई है कि वह राजस्थान में ही है और उसके दादाजी उसी जगह पर हैं जहाँ हमने रखा था, और वह अभिमन्यु उसे पागलों की तरह अभी भी ढूंढने में लगा है। इसलिए आप हमारे बारे में तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। शाबाश मेरे बच्चे, अब तो दूल्हा बनने की तैयारी शुरू कर। अब मेरा वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। मेरा बेटा यहाँ का राजा होगा। अब सब कुछ मेरा होगा। इस साम्राज्य पर, इस महल पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। अच्छा बेटा, दूसरा काम जो मैंने तुझे बोला था, उसमें ही निरुपमा को ख़त्म करने का, वह तूने किया। अगर कभी वह निरुपमा राजकुमारी के सामने पड़ गई और उसने उन्हें सच्चाई बता दी, तो राजकुमारी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वह हमसे कभी अभी मिली है। वह उस निरुपमा की बातों पर विश्वास करेगी, क्योंकि बचपन से पाल पोस कर उन्हीं ने उन्हें बड़ा किया है और वह आज तक उसे अपनी माँ समझती आई है। इसलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जाकर राजकुमारी से पता करो कि वह कहाँ पर है। जितनी जल्दी हो सके शादी से पहले उसे ख़त्म करवा दो। पापा जी, हत्या ज़रूरी है क्या करना। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारा काम खराब कर सकती है। अरे मैंने तेरा रास्ता साफ करने के लिए यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी, और तू एक को रास्ते से नहीं हटा सकता। ऐसे ही राजा बनने का सपना देख रहा है। माफ़ी चाहता हूँ पापा जी, लेकिन राजा बनने का सपना मेरा नहीं बल्कि आपका है। मैं तो बस आपके सपने को पूरा करने के लिए आपका साथ दे रहा हूँ। अभिमन्यु सूरजगढ़ पहुँच जाता है। सूरजगढ़ के बाहर ही विशाल का एक दोस्त रहता था, जिसे विशाल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसी ने अपने घर में अभिमन्यु और विशाल के रुकने की व्यवस्था की थी। उसके घर पहुँचते ही अभिमन्यु को पता चलता है कि सच में सलोनी का विवाह अधिराज के साथ हो रहा है। इतना सुनते ही अभिमन्यु अपना आपा खोने लगता है। विशाल उसे समझाता है, यह गुस्सा होने का वक्त नहीं है, बल्कि दिमाग चलाने का वक्त है। इस वक्त राजकुमारी की हल्दी की रस्म है। जैसा कि सुनने में आया है
कि भैरव सिंह को महाराज ने वचन दिया था, इसलिए राजकुमारी ने इस दिन इस शादी के लिए हाँ बोली है। यह भी हो सकता है कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो। तुम हमारा महल में पहुंचने का इंतजाम करवा सकते हो? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सुनने में आया है भैरव सिंह महल में पूरी आर्मी लगा रखी है, इतनी सिक्योरिटी है महल में कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा ताकि आप दोनों महल के अंदर प्रवेश कर सको। बस एक बार सलोनी मुझे मिल जाए ना, उसके बाद मैं उस अधिराज और भैरव का तो वो हाल करूँगा कि दोनों बाप बेटों का राजा बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। विशाल भाई, मैंने पूरी जानकारी निकाल ली है। महल के अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभिमन्यु गुस्से में विशाल की तरफ देखता है। विशाल कहता है, भाई कोई तो रास्ता निकाल, तू तो यहीं सूरजगढ़ का ही है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। एक रास्ता है लेकिन पता नहीं वह आप लोगों को मंजूर होगा या नहीं। विशाल कहता है, कोई बात नहीं, कोई भी रास्ता है तो मुझे बता। वह लड़का धीरे से आकर विशाल के कान में बताता है। विशाल मुस्कुराकर अभिमन्यु की तरफ देखता है। क्या इस तरह क्या देख रहा है? क्या बताया इसने तुझे? भाई भाभी से मिलना है ना, तो जो मैं तुमसे कहूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुमने अपनी अकड़ दिखाई तो फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। चुपचाप यहाँ बैठे रहना, मैं जाकर भाभी से मिलकर आ जाऊँगा। तू जिंदा रहना चाहता है या मरना चाहता है? साफ साफ बता। क्या बताया इसने? भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी से मिलने के लिए ब्रजबाला का वेश बनाकर गए थे। इसी तरह आपको भी अपनी अर्धांगिनी से मिलने के लिए बाला का भेष बनाना होगा। मेरा मतलब आपको लड़की का वेश बनाना होगा। विशाल, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने सोचा भी कैसे कि मैं यह सब करूँगा? कोई और रास्ता निकालो। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे अंदर जाने की व्यवस्था कर दे, उनको बाहर की ही रहने दे। अभिमन्यु गुस्से में विशाल की तरफ देखता है तो विशाल मुस्कुराकर कहता है, गुस्सा छोड़ो और सोचो। तुझे भाभी से मिलना है ना, इसलिए फटाफट तैयार हो जा। अभिमन्यु अपने सर पर हाथ रखता है। सलोनी, मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। थोड़ी ही देर में विशाल और अभिमन्यु लड़कियों का गेटअप बनाकर तैयार हो जाते हैं। विशाल अभिमन्यु की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तू चुप नहीं रहेगा? पिटना चाहता है क्या मेरे हाथों से? भाई, तुझे इस गेटअप में देख कर ना अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे यह नहीं पता था कि मेरा भाई लड़की बनकर इतना अच्छा लगेगा। तेरी एक फ़ोटो खींचता हूँ, वक्त आने पर भाभी को दिखाऊंगा। आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनका पति लड़की बनकर कितना सुंदर लगता है। उसी के पास जा रहा हूँ, देख नहीं पाएगी क्या मुझे? सुनिए, जैसा कि मैंने जानकारी निकाली है, आज महल में हल्दी की रस्म है, इसलिए नाच गाने के लिए टोलियाँ अंदर जा रही हैं। मैं किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर आपको उन टोलियों में अंदर घुसा दूंगा। बस इसके आगे आपको देखना होगा। क्या अब हमें वहाँ पर नाचना गाना भी पड़ेगा? हाँ तो क्या हो गया, 2-4 ठुमके लगा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभिमन्यु विशाल की को खा जाने वाली नज़रों से देखता है। एक बार तू वापस तो चल घर, तेरी खबर लेता हूँ। रियली? तुझे लगता है कि यह कोई छोटी बात है मेरे लिए? सलोनी निर्जीव सी बैठी हुई थी। दासियां उसके कक्ष में आती हैं, साथ में अधिराज भी था। राजकुमारी, बाहर इंतजाम कर दिया गया है, आप ये वस्त्र पहनकर बाहर आ जाइए। सलोनी धीरे से उठती है। अधिराज पीछे से कहता है, मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ आपके लिए बहुत मुश्किल है, और सच बताऊँ तो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस विवाह प्रस्ताव से प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन आपको अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए, उनकी मर्यादाओं के लिए इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, और मुझे अपने पिता को। अधिराज बाहर आता है, अपने मोबाइल से रागिनी की तस्वीर निकालकर देखने लगता है। नालायकों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं कि उन्होंने रागिनी को सही जगह पर पहुंचाया कि नहीं। अधिराज फ़ोन करने ही वाला होता है कि तभी भैरव सिंह की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से फ़ोन अपनी जेब में डालकर वहां से निकल जाता है। सलोनी हल्दी की रस्म के लिए तैयार होती है। उसे देखकर सभी उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वह अब बिल्कुल अपनी माँ पर जो गई थी। सभी उसे महारानी का दूसरा स्वरूप बोलते हैं, लेकिन सलोनी के चेहरे पर ना तो मुस्कान थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे। भैरव सिंह धीरे से उसके पास जाकर बोलता है, बेटा जी, अगर आप इस तरीके से खामोश रहेंगी तो लोग 10 तरीके की बातें करेंगे। अगर आप अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी ले आएंगे तो बात बन जाएगी। सलोनी मन में कहती है, कैसे मुस्कुराऊं, मेरा दिल रो रहा है, फिर चेहरे पर झूठी मुस्कान कैसे लेकर आऊं।
आपसे दूर रहकर जीना मेरे लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन यह सब जो हो रहा है इसके बाद तो आप मेरे जीवन में हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। और आपसे अलग होकर रहने का मतलब है मेरे शरीर में से मेरे प्राणों को निकल जाना। फिर उसका ध्यान अधिराज की कही बात पर भी जाता है। उसे लगता है कि शायद अधिराज भी यह शादी किसी के दबाव में ही कर रहा है, इसलिए वह एक बार अधिराज से बात करने का फैसला करती है। बेचारा अभिमन्यु किसी तरह घाघरा चोली संभाल कर विशाल के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए महल के अंदर आखिरकार प्रवेश कर ही जाता है। अब उसकी नज़रें सलोनी को ढूंढ रही थी। विशाल उसका हाथ पकड़कर खींचता है। यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा है? भाभी उधर है। अभिमन्यु जाता है और अपना घूंघट उठाकर देखता है। सामने उसे सलोनी नजर आती है। वह सब कुछ भूल जाता है। विशाल जल्दी से उसका घूंघट नीचे करके कहता है, अरे दाढ़ी मूछ वाली औरत, अगर किसी ने देख लिया ना तो यहीं पर रायता फैल जाएगा, इसलिए खुद को पर्दे में ही रख मेरे भाई। अब अभिमन्यु मौका ढूंढ रहा था कि वह कैसे सलोनी के पास जाए। सुन भाई, मैंने पता किया है, भाभी के कमरे में कुछ चुनी हुई दासियां ही अंदर जा सकती हैं तथा अधिराज और भैरव सिंह के अलावा कोई भी उसके कमरे में नहीं जाता। मैं किसी तरह जुगाड़ करता हूँ और तेरा अंदर जाने का प्रोग्राम सेट करता हूँ। इसके लिए मुझे इन हसीन बालाओं से थोड़ा वार्तालाप करनी होगी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जा सकता हूँ। अभिमन्यु बीच बीच में सलोनी को देखकर धीरे से मुस्कुरा लेता है। बस थोड़ी देर और, उसके बाद आप मेरे सामने होंगी। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। इसके बाद मुझे उस अधिराज और भैरव की भी कुछ व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी। अधिराज हल्दी की रस्म में बैठा हुआ था। बीच बीच में भैरव सिंह को कुछ इशारे कर रहा था। भैरव सिंह जो चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर सबका वेलकम कर रहा था, गुस्से में जाता है और कहता है, क्या है, थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकता? तेरी हल्दी की रस्म हो रही है ना, पर तेरे को तो क्यों कीड़े काट रहे हैं? अरे पापा, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। मैंने अपने आदमियों को निरुपमा को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पर उन्हें निरुपमा नहीं मिली। क्या बात कर रहा है? तूने सलोनी से पूछा था ना कि वह वृंदावन में ही है ना? उसी से पूछकर तो आदमियों को भेजा था, लेकिन उसका कहना है वहाँ पर वह नहीं है। तो इसका मतलब कि या तो वह वहाँ से चली गई या किसी ने उसे वहाँ से हटा दिया। कहीं अभिमन्यु ने तो ऐसा नहीं किया? वो निरुपमा के पास चला गया होगा और निरुपमा से ने उन्हें पूरा सच बता दिया होगा। सबसे पहले अपने आदमियों से पता करो कि वो अभिमन्यु कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस पार्ट को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या अभिमन्यु सलोनी तक पहुंच पाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।